बच्चे लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पढ़ते हुए हाइड्रोस्टैट स्टार्ट कर दिया था। हाइड्रोस्टैट का बेसिकली मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्टैट का मतलब जिस टाइम पे लिक्विड रेस्ट पे है, स्टैटिक का मतलब ये होता है। तो अगर लिक्विड रेस्ट पे है उस वक्त हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, या ये बात कहें कि हमने प्रेशर के बारे में समझा था कि जितना हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतना जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? एच रो जी। एच क्या है? डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्लियर है? लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने फिर गॉज प्रेशर के बारे में बात करी थी कि गॉज प्रेशर क्या था? जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और साथ में जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, दोनों का सम कर देंगे तो एक डेप्थ पे जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है यहां तक? तो अपने पास अब टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का देखो एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अगर हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की बात करते हैं, यहां पर अपने पास तीन अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन वाले तीन हमने क्या बनाए हुए? बेसिकली यूटेंसिल्स रखे हुए, बर्तन रखे हुए कुछ। इनके अंदर सबका वाटर लेवल सेम है, वाटर लेवल सेम है, लेकिन हर किसी का जो डिजाइन है, हर किसी का जो शेप है वो अलग है। उसके बावजूद भी जो इनके द्वारा लगने वाला प्रेशर होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, irrespective of their size. The total pressure exerted by the liquid column is same for all the three cases. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड Exactly. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट है। क्या ये बात जायज लग रही है तुम्हें? ऐसा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट? सर फॉर्मूले के हिसाब से तो फॉर्मूले के हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एच रो जी। क्या यहां पे कहीं वॉल्यूम आई? क्या यहां कहीं मास आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो हमारा प्रेशर होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। समझ में आ गई है? क्लियर है ना? या मैं डेंसिटी को लिख सकता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास बढ़ेगा, हम एक ही तरह का लिक्विड, बस इसमें एक चीज फिक्स रखनी है, लिक्विड नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, ऐसा नहीं, तीनों में लिक्विड सेम रखना है। तो अल्टीमेटली मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो तीनों केसेस के लिए हर बार सेम होगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ में आ गया? अपने पास क्या है? द प्रेशर exerted by the liquid depends only on the height of the liquid column and it is independent of the shape of the containing vessel. Sorted है? फिर अपना टॉपिक आता है बच्चे पास्कल्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कंसेप्ट वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इस पर ध्यान देना। अब पास्कल्स लॉ ने क्या कहा था भाई? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है हमारे पास? इट स्टेट्स दैट if the gravity effect is neglected, the pressure at every point of a liquid in equilibrium of rest is same. ये क्या बात कर रहे हैं? यहां क्या बात करी? If gravitational effect is neglected, if gravity effect is neglected, pressure exerted by the liquid at every part of the vessel is same. सरल भाषा में बात करें, ये मेरे पास बॉटल है फिलहाल, इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब थोड़ा कम हो गया पर पानी है, ठीक है? अब एक बात बताओ, जब मैंने पानी पिया, पानी मेरे मुंह में आया, क्यों आया? क्योंकि मैंने बोतल को ऐसे नीचे किया था। अगर ग्रेविटी निगलेक्ट हो जाए तो पानी नीचे आएगा? नहीं आएगा। अब मैं बोतल को सीधा कर रहा हूं तो क्या पानी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। अब मैं बोतल को पूरा भर देता हूं ऊपर तक, अब पानी सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां अप्लाई कर रहा है? क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ग्रेविटी है तो पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नीचे असर डाल रहा था। लेकिन अब ग्रेविटी नहीं है तो वो तो हर तरफ ही बराबर बराबर प्रेशर अप्लाई करेगा कि नहीं? एग्जैक्टली ये बात समझ में आ रही है? अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो जो वाटर है वो हर तरफ बराबर तरीके से फैलने की कोशिश करेगा, हर तरफ बराबर बराबर प्रेशर अप्लाई करेगा कि नहीं? मुबारक हो, ये पास्कल्स लॉ होता है। समझ में आया? तो यही सिंपल सी एक थ्योरी है, यही सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। डन है? इस चीज को वापस से अगर हम समझे, इसमें क्या है? पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट
increase in pressure at one point of the enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other parts of the liquid and also to the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. ये बात समझ में आई कि क्या कहा मैंने कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दिया जाए, हम कहीं एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जितना प्रेशर मैंने यहां अप्लाई किया बिल्कुल उतना ही प्रेशर पूरे जो हमारा वेसल है उसके अंदर हर पॉइंट पे बराबर बराबर प्रेशर एक्सर्ट होगा। एग्जैक्टली जैसे बैलून का एग्जांपल लेते हैं, बैलून के अंदर हमने मान लो पानी भर लिया, बैलून में एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी है, मैं एक साइड से बैलून दबाऊंगा तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो फूल जाता है कि नहीं। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दे तो यहां से लगाने वाला प्रेशर थ्रू आउट हर तरफ बराबर फैलना चाहिए, यही पास्कल्स लॉ है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझने के लिए हमने एक अलग तरह का वेसल डिजाइन किया है। ये क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, सिंपल, जो पूरा स्फेरिकल बाउल टाइप है, इसके अंदर लेकिन 4 मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन फिट किए। पिस्टन सबको समझ में आता है क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पिस्टन में परेशानी है ना। तो मासलेस फ्रिक्शनलेस 4 पिस्टन हमने यहां फिक्स कर दिए, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया। क्या, यहां पर जो ए पॉइंट है इस पर इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। जो बी पॉइंट है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a/2। सी पॉइंट है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2a, और डी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 टाइम्स a। बात समझ में आई है। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे सिरिंज अगर लगा दें वहां पे, तो यहां छोटी लगाई है, यहां बड़ी लगाई है, या फिर बड़ी वहां सबसे बड़ी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते चले गए ना हम, एक बारी a एरिया, फिर a/2, 2a और 3a। ये बात समझ में आ गई। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता जा रहा है। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं अगर यहां से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं किसी एक जगह से पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, इसका मैं एक काम करूंगा, कभी हम अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे, बहुत इजीली हो जाता है 2-3 सिरिंज आपस में अटैच करके। तो अगर मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो ये अगर वेसल का बाकी सारा पार्ट इसके साथ कनेक्टेड था, तो जितना प्रेशर मैंने यहां से लगाया, जितनी फोर्स यहां से लगाई, फोर्स लगाई सर्टेन एरिया पे, तो अगर मैंने फोर्स लगाई है सर्टेन एरिया पे, तो वो प्रेशर की वैल्यू होगी कि नहीं। अगर मेरे पास जो वेसल है उसके अंदर मैंने यहां पे कितने एरिया पे लगाया बच्चे, ए एरिया पे एफ फोर्स लगाइए, ऐसे ही किया, तो हमारे पास प्रेशर कितना गया, पी। अभी हमने पास्कल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा कि अगर मैं एक जगह पे प्रेशर पी अप्लाई करता हूं, तो वो प्रेशर हर जगह पे बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में जाएगा। जितना प्रेशर मैंने एक तरफ लगाया उतना ही प्रेशर यहां छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया a/2 वाले पे पहुंचेगा, उतना ही प्रेशर ये जो थोड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया था 2a वाला उसमें पहुंचेगा, और उतना ही प्रेशर जो सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया था 3a उसमें पहुंचेगा। यही बोला गया है ना। यही पास्कल्स लॉ था कि अगर मैंने यहां से P प्रेशर अप्लाई किया है, तो P प्रेशर ही यहां, P प्रेशर यहां, P प्रेशर यहां पहुंचना चाहिए। यही पास्कल्स लॉ है। अब इसके अकॉर्डिंग, और ये कब है, इफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट या ग्रेविटी इफेक्ट इज निग्लेक्टेड। अब एक बात देखो बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे एरिया कितना है, a/2। अगर यहां a/2 है तो यहां फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f/2, क्योंकि f/2 को a/2 से डिवाइड करेंगे तभी तो कट के f/a p के इक्वल आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर मैंने वहां से 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो इधर कितने न्यूटन की फोर्स से पिस्टन बाहर जाएगा, 5 न्यूटन। ऐसे ही अगर मैंने यहां 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो यहां कितना फोर्स आ रही होगी। अगर मेरे को यहां पर प्रेशर सेम पहुंचाना है, तो यहां फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। यहां पर जो F है उसकी वैल्यू 2F होगी, तभी 2A से कैंसिल आउट होके F/A बन के सीधा सीधा P के इक्वल होगा कि नहीं। तो हमारे पास जो ऊपर से लगने वाली फोर्स है वो इस फोर्स के डबल आ जाएगी यहां पे, एंड सिमिलरली यहां पे जो फोर्स आएगी वो 3 टाइम्स आ जाएगी। किसी को दिक्कत, ठीक है ना। तो थ्रू आउट प्रेशर सेम रहेगा। ये समझ में आया। अब इसका तुम्हें कुछ फायदा दिख रहा है क्या, फोर्स लगाई F, फोर्स लगाई मैंने कितनी, 10 न्यूटन की,
यहां 30 न्यूटन की फोर्स पहुंच गई। मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, वो 30 न्यूटन की हो गई। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बहुत बड़ा बना दूं, 10 टाइम्स बना दूं, तो 10 न्यूटन की फोर्स 100 न्यूटन के बराबर पहुंचेगी कि नहीं? होता है कि नहीं? ये कहां काम आ सकता है? हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। वो हर कोई, जो भी ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। बहुत आसान और सिंपल सा एक, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना हो तो सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स या हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट तो बहुत ही सस्ती है, 2 सिरिंज लेनी है, एक ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली, एक कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। मैं क्या करूंगा, कम वाले पे अगर मैं जोर लगाऊंगा, कम वाले पे मैं फोर्स लगाऊंगा, तो सिंस प्रेशर सेम है तो ज्यादा वाला ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट डिफरेंट के साथ ये पास्कल्स लॉ का सीधा से एक सिंपल सा सस्ता मजबूत टिकाऊ तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाता है, अगर किसी को +1 में प्रोजेक्ट बनाना है। इसके ऊपर कर क्या रहे हैं, सेम जो मैंने अभी बताया। हमारे पास इस डायग्राम के अंदर तुम नोटिस कर सकते हो, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है। ये लिक्विड कॉलम आपस में कनेक्टेड है पूरा, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है A, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, 5 टाइम्स कर दो, वो एज पर रिक्वायरमेंट कर देंगे। मैं यहां से लगाऊंगा फोर्स F, प्रेशर क्या हुआ F/A। सिंस प्रेशर सेम ट्रांसमिट होना है तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, तो यहां फोर्स 2F बन जाएगी कि नहीं? तो डबल फोर्स के साथ ये ऊपर चला जाएगा। सॉर्टेड है, किसी को इसमें परेशानी? सिंपल चीज है ये। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली क्या है, लेट और डाउनवर्ड फोर्स F बी अप्लाइड ऑन द पिस्टन C। ये हमारे पास है, जो ये पिस्टन C है। The pressure exerted on the liquid P is equal to F/A. According to Pascal's law, the pressure is transmitted equally to the piston D. और piston D पे अगर जो सेम अमाउंट का प्रेशर डालेगा वो, तो F is equal to P into A, F/A into A। तो यहां पर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे जितना ज्यादा होगा, उतना ही उस पर लगने वाली फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। सॉर्टेड है ये। This shows that the small force applied on the smaller piston will be appearing as a very large force on the larger piston. डन है बच्चा? सिंपल है। इसी का एक एग्जांपल होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सेम कहानी बिल्कुल, यहां से हम फोर्स लगाएंगे और वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर पिस्टन्स के थ्रू ट्रांसमिट होके जो ड्रम ब्रेक्स हैं, ये जो ब्रेक्स हैं, ये इसके साथ टच कर जाएंगे और ये रोक देगा गाड़ी को। कंसेप्ट सेम है बिल्कुल। क्लियर है? ठीक बात। अब अपने पास आता है बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल्स लॉ सबको समझ में आ गया, पास्कल्स लॉ के साथ उसकी एप्लीकेशंस भी समझ में आ गई हैं। अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चा, द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सबको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, अर्थ के आसपास जो भी गैसेस हैं। तो वो जो गैसेस हैं, अब हम यहां खड़े हैं तो यहां पे आसपास गैसेस हैं, वो गैसेस मेरे पे कोई जोर लगा रहे होंगे कि नहीं? तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है ये? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द weight of a vertical column of air of unit cross sectional area extending from that point to the top of the earth's atmosphere. क्लियर है? अर्थ के ऊपर जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर वाला जितना भी वो सारा यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉलम है, वो नीचे खड़े बंदे पे जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉर्टेड है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। देखो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस के लिए पहले इस इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। ये ओपन ट्यूब मोनोमीटर है। मोनोमीटर का काम क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को ही कैलकुलेट करना। यहां पर इसके पास एक क्या लगा हुआ है, बेसिकली एयर बल्ब टाइप होता है, वो देखा ना, जो भोंपू होते हैं, पोंपू दबाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे, जिसको हम प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यहां पर अदरवाइज सिंपल है कि भाई एयर है इसके अंदर। यहां हमने एक लिक्विड कॉलम रख लिया, इसके अंदर कोई लिक्विड डाला हुआ है। अब इसके एयर प्रेशर की वजह से यहां से इधर लिक्विड कॉलम यहां पे है, इसकी हाइट ऊपर होगी। ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, यहां से ये एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। किसी को इस डायग्राम में दिक्कत समझने में पता चल रहा है हो क्या रहा है? अब यहां से इस एयर की प्रेशर की वजह से जो ये ए पार्ट है, जिस हाइट पे, इस बेस लेवल के हिसाब से जिस हाइट पे ये ए पार्ट है, और इसी के बिल्कुल सेम लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं गया तो इसका हमने नाम रख दिया बी। अब इस बी के ऊपर एच हाइट, ये एक्स्ट्रा वाटर ऊपर है कि नहीं? तो एक बात बताओ,
ये जो एक्स्ट्रा हाइट होगी ये यहां पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, एच रो जी होगा ना। हमें पता है जितनी, अगर मैं इस बेस पॉइंट के हिसाब से इस लिक्विड कॉलम की बात करूं तो ये एच रो जी का एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बी पॉइंट पे। यहां तक समझ में आया, डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन ट्यूब मोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब which is filled with low density liquid such as oil for measuring small pressure difference and high density liquid for measuring high pressure difference। ठीक है, one end of the tube is connected to vessel D whose pressure of the air we want to measure। इसके साथ हमें इसका प्रेशर निकालना है कि ये गैस या एयर जो भी है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो प्रेशर ऑफ एयर इन द वेसल इज इक्वल टू द प्रेशर एट ए। ऐसे ही है, जितना ये यहां से प्रेशर एक्सर्ट कर रही हो वो प्रेशर एट ए के बराबर आ गया। अब सिंस द प्रेशर इन इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल, ये हमने पढ़ा था कब, जब हमने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था एच रो जी। तो हमने क्या बात करी थी भाई, वाटर पे सेम लेवल पे अगर मैं एच की हाइट पे हॉरिजॉन्टली जहां मर्जी चला जाऊं हर जगह पे प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इस मोनोमीटर के अंदर इसके सेम लेवल पे जितना प्रेशर ए पे उतना ही प्रेशर बी पे होना चाहिए, है ना। तो प्रेशर एट ए मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ये इक्वल होने चाहिए अपने पास। अब प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी तो है, पर ध्यान से देखो बी पर प्रेशर है कितना, जितना ये लिक्विड कॉलम लगा रहा है एच रो जी और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों प्रेशर मिलके इसके बराबर है कि नहीं, है ना। और जितना यहां प्रेशर है उतना ही ए पे प्रेशर है, तो मुबारक को ए का प्रेशर निकल गया अपने पास। तो हमारे पास क्या आ गया, ए का प्रेशर आ गया पीसी प्लस एच रो जी। क्लियर है ये, किसी को इसमें परेशानी। तो हमारे पास पीए माइनस पीसी इज इक्वल टू एच रो जी, वेयर पीसी और पीए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है हरमन, पक्का देख लो, नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊं एक बारी। इसके अंदर हमारे पास पीसी क्या है बेटा, प्रेशर एट सी पॉइंट, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा था, और साथ में एच रो जी ऐड करेंगे तो बी का प्रेशर आ जाएगा जो कि ए के प्रेशर के इक्वल होगा। डन है बच्चा। तो यहां से अगर मैं पीए को सिंपल पी लिख लेता हूं तो पी माइनस पी इज इक्वल टू एच रो जी, पी माइनस पी इज इक्वल टू रो जी गॉज प्रेशर विच इज इक्वल टू एच रो जी। सॉर्टेड है, क्लियर है बच्चा, किसी को इसमें दिक्कत, ठीक है ना। अब आता है बच्चा एक टॉपिक बायोंसी या बायोंट फोर्स। अब बायोंसी के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी पहले। अब पहले कब बात करी थी हमने, जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डिप करते हैं तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है ना। अब उस वेट रिडक्शन का कारण क्या था, मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि अगर तुम कुएं के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हो जिसकी डेंसिटी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, इतनी है कि वो पानी को डिस्प्लेस कर सके, पर बहुत एक्सट्रीमली हाई नहीं है कि जिसकी वजह से तुम डिफरेंस ना नोट कर सको। तो सिंपल एक भारी है चीज, नॉर्मल ऐसे ही लगा लेते हैं, अपने बॉल वाले एग्जांपल रखते हैं। ये बॉल है जैसे, ये ठीक है ठीक ठाक भारी है, लेकिन इतनी भी भारी नहीं है कि ये मतलब बहुत ज्यादा ही पानी को डिस्प्लेस ना कर पाए और वॉल्यूम बहुत डेंसर बहुत ज्यादा। तो ये जब मैं इसके ऊपर रस्सी बांध के पानी के अंदर डालूंगा, ये हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे किसी को करना, इसके ऊपर रस्सी बांधते और पानी के अंदर डालते हैं। जब तक ये बाल्टी के अंदर रहेगी तुम इसे ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत हल्की लगेगी, बहुत का मतलब इसके वेट से कम वेट फील होगा हमें, लेकिन जैसे ये पानी के बाहर आएगी तो ये अपने ओरिजिनल वेट के बराबर आ जाएगी। तो पानी के अंदर ऐसा क्या जादू था कि ये हल्की हो रही थी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब ये पानी के अंदर गई तो इसने अपनी वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया, एंड दैट डिस्प्लेस्ड वाटर wants to regain its original position। तो वो उस चक्कर में इसको क्या करता है, ऊपर को धक्का मारता है। वो धक्का क्या होता है, अपथ्रस्ट। अब जो अपथ्रस्ट लग रहा है, वेट लग रहा था नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर, तो नेट इफेक्टिव वेट क्या आएगा, W माइनस अपथ्रस्ट होगा कि नहीं। तो हमें थोड़ा सा ये हल्का फील होगा, समझ में आई है। एंड दैट अपथ्रस्ट इज नोन एज, दैट फिनोमिना इज नोन एज बायोंसी, एंड अपथ्रस्ट इज नोन एज बायोंट फोर्स। समझ में आई है। तो बायोंसी बेसिकली हमारे पास क्या है, द अपवर्ड फोर्स acting on the body immersed in a fluid is called upward thrust or buoyant force or simply buoyancy। सॉर्टेड है। और जो हमने अभी डिस्कस किया थ्योरेटिकली ऐसे, उसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कुछ और नहीं बताया था, यही चीज कही थी that when a body is immersed wholly or partially in a liquid at rest, it loses some of its weight, and the loss in the weight of the body in the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. क्लियर है कि इसका वेट लॉस कितना होगा, जितना मान लेते हैं ये बॉल 10 केजी की है, लेट अस अज्यूम अगर ये बॉल 10 केजी की है तो ये पानी के अंदर जब गई तो इसने लेट अस अज्यूम 1 केजी के पानी को डिस्प्लेस किया। क्यों? अगर ये 10 केजी की है इतनी छोटी तो ये तो बहुत ज्यादा डेंसर है, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, तो ये जाके थोड़े से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। अब वो जो थोड़ा सा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ लेट अस अज्यूम वो 1 केजी का था, तो 10 केजी के वेट को 1 केजी वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो ऊपर को धक्का मारने की कोशिश करेगा, तो बायोंड फोर्स कितनी आई 1 केजी। इफेक्टिव वेट कितना आया 10 - 1 9 केजी इफेक्टिव वेट हो गया वहां पे। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? तो हमारे पास लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ हाइट h। डायग्राम समझते हैं, लिक्विड के अंदर है, इसकी डेंसिटी सिग्मा मान लेंगे, इसकी डेंसिटी रो मान लेंगे। ये लिक्विड कॉलम के अंदर जब हमने एक बॉक्स को डाला है तो इसके ऊपर देखो पहले ऊपर से कौन सी फोर्स लग रही होगी, सिंस ये पानी के अंदर है कितनी हाइट पे x हाइट पे, तो इस पे कोई प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा, उस प्रेशर के हिसाब से हम कह सकते हैं इस पे फोर्स लग रही होगी F1, नीचे से जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा वो F2 आ गया, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ये 3 चीजें समझ में आ रही हैं सबको, है ना? तो यहां पर let us consider a rectangular body of height h and mass m immersed in a liquid of density rho. Let x be the depth of top face of the body below the free surface of the liquid. Depth of the bottom face x plus h आ जाएगा, क्योंकि x ऊपर से थी और h इसकी हाइट थी, तो टोटल x plus h की आ गई इसकी डेप्थ जो बॉटम फेस है। Let a be the cross sectional area of the top and bottom of the body. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना आएगा? देखो अब किसी भी चीज को अगर मैं लिक्विड के अंदर डालूंगा तो जितनी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस करेगा, है ना? जितना कोई ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम होगी सेम उस वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, A इंटू H हमारे पास ये वॉल्यूम आ गई। किसी को दिक्कत? अब मुझे मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम AH, डेंसिटी आ गई रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसी को परेशानी इसमें? लिक्विड प्रेशर ऑन द टॉप फेस, सबसे ऊपर की तरफ लिक्विड प्रेशर कितना लगेगा? अगर इतनी सी हाइट है x हाइट, तो इस पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? x रो जी, यही था ना फॉर्मूला हमारे पास। जितनी डेप्थ में होगी कोई चीज उस डेप्थ को डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे? एक्स रो जी, ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है। वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द टॉप फेस इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना? फोर्स का फॉर्मूला यही होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? एक्स रो जी, उसको साथ मैंने क्या किया? ए से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स रो जी को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स आ गई। नाउ लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बॉडी, बॉटम फेस पे कितना आ रहा है? P2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच रो जी, यही रहेगा क्योंकि डेप्थ कितनी है उसकी, अब एक्स प्लस एच हो गई नीचे वाले फेस की, तो एक्स प्लस एच रो जी। वर्टिकल अपवर्ड थ्रस्ट F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, P2 की वैल्यू एक्स प्लस एच रो जी टाइम्स ए। ये अपवर्ड थ्रस्ट लग गया कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? अब सिंस इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, इफ F2 जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स लगने के कंपैरेटिवली अगर ज्यादा होगा तो नेट अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या आएगा? F2 माइनस F1। सीधी कहानी है, अगर F2 ज्यादा लग रहा है F1 से तो नेट फोर्स क्या आएगा? नीचे वाली से लगने वाली और ऊपर वाली को माइनस कर देते हैं, F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू x प्लस एच रो जी ए माइनस एक्स रो जी ए। एच रो जी ए आया कि नहीं? h इंटू ए रो जी मैंने ऐसे लिख लिया, और h इंटू ए क्या हुआ हमारे पास? हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वॉल्यूम, तो v रो जी बना कि नहीं? और v इंटू रो क्या होता है? mg, हुआ कि नहीं? तो सीधा सीधा डिफरेंस इन द प्रेशर जो आ गया वो तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल आ गया कि नहीं? है ना? सीधा सीधा जो दोनों पार्ट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, फोर्स का के बीच का डिफरेंस है, वो सीधा सीधा हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल आ गया। तो ट्रू वेट ऑफ द बॉडी इज W विच इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी। अपवर्ड थ्रस्ट कितना आया है? mg, स्मॉल mg, तो ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी कितना आएगा? W माइनस अप थ्रस्ट, दैट इज कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg।
क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है बच्चा? ठीक है ना? करके देखोगे, लिख के देखोगे तो बहुत सीधी सी चीजें हैं, कुछ मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था इसके अंदर। समझ में आ गया? अब आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो भी बात नाम से समझ में आ रही है। मैं इस बॉल को अगर पानी के अंदर डिप करता हूं और अगर इस पे अपथ्रस्ट ज्यादा लग जाए तो ये पानी के ऊपर रहेगी, अगर इसका वेट डोमिनेट कर जाए तो ये नीचे चली जाएगी, और अगर अपथ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल हो जाए, अगर अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो जाए तो ये पानी के अंदर रुक जाएगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर। समझ में आई है? क्लियर है? सीधी सी बात। दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का सीधा सीधा क्या होता है बच्चा? इट स्टेट्स दैट a body will float in a liquid if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is at least equal to or greater than the weight of the body। सीधी कहानी है। weight of the liquid displaced ज्यादा तो अपथ्रस्ट ज्यादा, अपथ्रस्ट ज्यादा तो फ्लोट करेगी। weight of the liquid displaced कम तो अपथ्रस्ट कम, अपथ्रस्ट कम तो वो सिंक कर जाएगी। सीधी कहानी है। ठीक, डन है ना बच्चे? लॉ ऑफ फ्लोटेशन खत्म। अब कुछ फोर्सेस के बारे में हम बात करें, टाइप ऑफ फोर्सेस जो फ्लूइड्स के बीच में होंगी या फ्लूइड और वेसल के बीच में होंगी। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सीधी कहानी है। फोर्स ऑफ एडहेशन और एडहेसिव फोर्सेस, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग तरह की दो चीजों के बीच की फोर्स होगी तो क्या कहेंगे उसे? एडहेसिव फोर्स। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के बीच में लगने वाली फोर्स को एडहेसिव फोर्स या एडहेशन फोर्स कहेंगे। एडहेसिव नाम सुना है ना? फेविकॉल को कहते हैं, चिपकाने वाली चीजें एडहेसिव है। क्यों? वो एक दूसरी चीज को एक दूसरी चीज के साथ चिपका देते हैं, तो आपस में वो जब चिपक रहे हैं तो एडहेसिव फोर्स लग रही है दो अलग तरह की चीजों को पेस्ट करने के लिए। अगर एक ही तरह की दो चीजें और वो आपस में चिपक रही हैं तो उनको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर आता है फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्सेस। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल से, सब्सटेंसेस के केस में उस फोर्स को हमने क्या कह दिया? कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। डन। फिर आता है इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। द इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईच अदर इन्फ्लुएंस। क्लियर है? क्या है? दो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जिस भी फोर्स की वजह से, जैसे वाटर के केस में हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मिनिमम मुझे जितनी फोर्स लगानी पड़े कि ये दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी या दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। अलग चीज है। लेटेस्ट एंथैल्पी टोटली अलग है। लेटेस्ट एंथैल्पी एक लेटेस्ट को ब्रेक करने के लिए थी, यहां दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। लेटेस्ट एंथैल्पी हम आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है, अगर जो लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाँ। अगर वाटर, अगर एग्जांपल में वाटर है तो जैसे वाटर के बीच में दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जितनी फोर्स लगेगी दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाटर। क्लियर है ये? फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है बच्चा? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल। सीधी सी है। जितनी रेंज का मतलब क्या हुआ? जहां तक वो अपना असर फैला सके, जहां तक के मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट कर सके। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज एन imaginary sphere drawn with a molecule as the center and the molecular range of radius। ऑब्वियस सी बात है ये वाली भी कि भाई अगर जो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो ये मान लेते हैं यहां से, इसके सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर तक के जितने भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स हैं इसके जैसे उनको अट्रैक्ट कर सकता है, तो आसपास एक स्फीयर बन जाएगा कि नहीं 10 सेंटीमीटर का। तो वो उसकी पूरी रेंज वाली जगह पे जो स्फीयर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जहां तक इसका असर महसूस किया जाए, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा। स्फीयर ऑफ ये सरफेस फिल्म। अब सरफेस फिल्म क्या है? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड क्या रहेगा? अब अगर हमारे पास एक बीकर है, मान लो उसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, तो जो वाटर की लेयर है ऊपर, जो पानी हमने भरा हुआ है, जो ऊपर एक परत होगी, सबसे ऊपर वाली परत, उसको हम क्या कह रहे हैं? सरफेस फिल्म। जो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होगी। बेसिकली जो ऊपर की जो लेयर है वो पूरी क्या होगी? वो जितनी भी स्फेरिकल इन्फ्लुएंस के साथ जुड़ी हुई लेयर्स हैं, स्फेरिकल इन्फ्लुएंस के अंदर अंदर वाली सारी ऊपर वाली जो लेयर बनेगी वो हमारी एक फिल्म बना रही होगी ऊपर, वो सरफेस फिल्म कहलाएगी। डन, सिंपल बात है। अब आता है बच्चे सरफेस टेंशन। फिर एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्ट लेके चलेगा साथ में।
सरफेस टेंशन, नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस, किसी भी सरफेस पे होने वाला खिंचाव, चाहे वो मैं किसी भी चीज की बात करूं, मेरे पास एक कपड़ा है, मैं उसको खींच रहा हूं तो इसके ऊपर क्या खिंचाव है, किसी भी सरफेस के, लिक्विड है, सॉलिड है, किसी भी तरह की चीज है, अगर उसके सरफेस पे कोई खिंचाव आ रहा है तो सरफेस टेंशन होगी। लेकिन उस खिंचाव को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां सरफेस पे खिंचाव आ रहा है पर वो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो खिंचाव बेसिकली हम फोर्स को कह रहे हैं, टेंशन है वो, है ना। तो जो खिंचाव हो वो कैसे, पर यूनिट लेंथ। अब यहां ये लेंथ का क्या कंसेप्ट है, लेंथ का कंसेप्ट आता है, उसको एक बार शुरू करते हैं। अब देखो जरा, हमारे पास सरफेस टेंशन क्या है बच्चा, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड एज सच इट बिहेव्स एज इफ इट इज कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब ये कैसी बात हो गई, ये तुम्हें एक सिंपल सा मैं अगर एग्जांपल दूं, तुमने आज तक की अपने जीवन काल में पानी की बूंदें देखी हुई हैं, पानी की बूंदें स्फेरिकल शेप से मिलती जुलती होती हैं कि नहीं, मिलती जुलती क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है वहां पर। और अगर तुमने कोई नासा वालों की या किसी स्पेस में रहने वाले लोगों की, कौन स्पेस में, जो अपने स्पेसशिप में हैं, जो कहां पे हैं, जीरो ग्रेविटी में, उनकी कोई वीडियो नोटिस करी है किसने, देखी है आज तक? उसमें पानी पीते हुए देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, वो एक पानी की ड्रॉप ऐसे छोड़ते हैं और वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की होती है, अगर वो मूव ना करे, मिलती हिलती है तो थोड़ी बहुत ओवल शेप्ड रहती है, अदरवाइज ओवल करती है, अदरवाइज है तो स्फेरिकल शेप की। तो जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है वहां पर स्फेरिकल शेप का लिक्विड ड्रॉप है कि नहीं। अब वो स्फेरिकल शेप का क्यों है, हर तरफ प्रेशर इक्वल है, बहुत बढ़िया, एक तो पहला तो यही कारण हो गया, पर प्रेशर का हैगा, ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो यहां पर कहानी क्या है, जैसे इसने बोला था कि भाई कोई प्रेशर है, हर तरफ प्रेशर बराबर लग रहा है। पहली बात तो देखो, प्रेशर वाला चलो कंसेप्ट हो सकता है कि हर तरफ बराबर लग रहा है, लेकिन सिंस हम अगर स्पेस की बात करें, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो हर तरफ से लगने वाला प्रेशर वाला पॉइंट डिस्कार्ड करते हैं। अब आती है दूसरी चीज कि भाई अगर प्रेशर नहीं है तो फिर वो सारा फैल क्यों नहीं जाता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो उसको आपस में बाइंड करके रख रही है। अब आती है फिर वापस, बाइंड करके रखने के लिए डब्बा बन जाता, सिलेंडर बन जाता, कुछ ऊटपटांग शेप बना लेते। ये स्फेयर में क्या प्यार मोहब्बत है, स्फेयर में एक बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल शेप एक्वायर्स मिनिमम सरफेस एरिया एंड द टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया मेक्स द ड्रॉप इन स्फेरिकल शेप। क्लियर है? हमेशा क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, सरफेस पर लगने वाला एक खिंचाव जो है, सरफेस पर लगने वाला खिंचाव वो क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खींचकर उसको क्लोज ले आए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खींचकर क्लोज ले आए। क्लोज ला के वो क्या करेगा, एक सर्टेन सरफेस के तरीके से कोई फॉर्मेशन कराएगा, और जो बेस्ट उसके लिए मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने वाला या मिनिमम सरफेस एरिया तरीके से प्रोसेस करने वाली जो चीज होती है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। क्लियर है? तो यहां पर उसके मेन स्फेरिकल होने का, वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स होगी, कोई भी चीजें अगर स्फेरिकल शेप की हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक बात है ये। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड is measured as the force acting on the unit length of the line। अब यहां देखना, यहां लाइन कहां से आ रही है, इसकी अगर डायमेंशन याद हो तुम्हें, तो हमने उस वक्त डायमेंशन में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली थी सरफेस टेंशन, तो वो कहां से आती है, अब डेफिनेशन देखना। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट। It acts at right angle to the line on the both sides and along the tangent to the liquid surface। अब ये क्या बात करी हमने, ये अपने पास फिर से बॉल है, ठीक है, इस बॉल के ऊपर एक मैंने धागा बांध दिया, यहाँ पे बांधा नहीं है, छोड़ दिया सिर्फ यहाँ धागा। अब सरफेस टेंशन का काम क्या, उसको के ऊपर खिंचाव पैदा करना। तो इस धागे के ऊपर इधर का सरफेस भी इधर खींचेगा, इधर का सरफेस भी इधर खींचेगा, होगा कि नहीं? अगर मैंने बीच में एक थ्रेड छोड़ दिया है तो दोनों तरफ का सरफेस उस थ्रेड को अपनी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। उस थ्रेड के इमेजिनरी थ्रेड, अगर हमारे पास इस बॉल के ऊपर एक मैं इमेजिनरी थ्रेड डाल देता हूं, अभी लगाते हैं, दोनों एक साइड से पुल करेगा या फिर किसी थ्रेड, ये मेरे पास थ्रेड है, मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया।
अगर मैंने इसके ऊपर ये ऐसे डाल दिया तो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये पूरा सरफेस है। अगर ये दोनों तरफ पूरा सरफेस है तो इस थ्रेड को वो वाला सरफेस भी खींचेगा। ये इमेजिनरी थ्रेड है लिक्विड के अंदर, लिक्विड की ही एक लाइन, ये सच में थ्रेड नहीं है वहां पे। पानी की बॉल के ऊपर एक लाइन भी पानी की, बट ऐसे लाइन है तो फिर ऐसे स्प्रेड करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे साइडों में स्प्रेड करनी चाहिए। क्यों स्प्रेड करनी चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर इधर का सरफेस भी फोर्स लगा रहा है और इधर का भी। ये जो मैंने थ्रेड रखा है ये कहां रखा है? टेंजेंशियल। फोर्स कहां लग रही है? वो भी टेंजेंशियल, बट इन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है कि नहीं? तो ये जो फोर्स लग रही है इस गिवन लेंथ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चा? इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसीलिए हमने जो डेफिनेशन यूज करी है उसके अंदर हमने क्या डाला है? It is surface tension is measured as the force acting on the unit length of the line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest. Clear है? And it acts at right angle to the line on both the sides. Done? तो ये यहां पर यही बताने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए। Done? अब हमारे पास मान लेते हैं, एक सेकेंड बेटा, F be the total force acting on imaginary line of length L। तो सरफेस टेंशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन आएगी ml0 t-2। और ये क्या है बच्चा हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। ठीक बात है? हाँ जी सर ये जैसे इमेजिनरी थ्रेड मानिए तो उसके परपेंडिकुलर लग रही है इधर भी बिल्कुल। और सरफेस टेंशन अगर सेम, हमने ये माना है कि सेम ही सब्सटेंस सेम लेंथ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, तो फिर सरफेस टेंशन भी सेम लगनी चाहिए, तो ये कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट हो तो गई, तभी तो धागा इधर उधर गया कहां? नेट फोर्स तो गई नहीं ना। दोनों तरफ अगर बराबर बराबर स्ट्रेच लगा था, दोनों तरफ बराबर फोर्स लगी तो वो मूव भी नहीं हुआ। बट ऐसे माने तो फिर वो फैल तो गया। कहां फैला? फैलता तो इधर उधर होता ना, फैला कहां वो? समझ रहे हो ना? अगर मैं स्फेरिकल शेप क्यों आती है, समझा नहीं। स्फेरिकल शेप इसलिए आती है क्योंकि जो सरफेस टेंशन है, जो खिंचाव है, वो क्या कोशिश कर रहा है? देखो, अगर यहां पर कोई सी चीज का खिंचाव है, मान लो मैं तुम्हें एक बहुत बहुत बेसिक तरीका बताता हूं। बैलून है, बैलून को फुला दिया और उसे छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी वो हट गई, हवा निकल गई जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। तो जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटी, बैलून छोटा क्यों हो गया? क्योंकि उस बैलून के ऊपर जो सरफेस थी, जो फिल्म थी, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थी, वो क्या चाहती है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना। तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की वजह से वो अपने, ऑब्वियसली वो बैलून का जो शेप होगा उस शेप में आएगी। लेकिन अगर उसकी एक गिवन वॉल्यूम होती तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए, गिवन वॉल्यूम के लिए उस शेप में आता जिस शेप में इस गिवन वॉल्यूम का मिनिमम सरफेस एरिया हो। और किसी भी तरह के शेप के हिसाब से गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। एंड टू एक्वायर दैट मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो स्फेरिकल शेप वो कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। डन। अब इसी के अंदर हमारे पास क्या बचा? रेन ड्रॉप्स are spherical in shape because each drop tends to acquire minimum surface area due to surface tension, and for the given volume the surface area of the sphere is minimum. Done है? Oil drop spreads on the cold water. अब ये देख लेना, घर पे जाके करके देख लेना, थोड़ा बहुत तेल डालना, मम्मी मारेंगे नहीं। क्या है? ऑयल ड्रॉप को अगर मैं ठंडे पानी पे डालूं तो क्या कर जाएंगे? वो स्प्रेड कर जाएंगे, है ना? यस सर, करके देखा भाई साहब ने। ये अगर तुम करके देखो, ठंडे पानी के ऊपर ऑयल ड्रॉप डालोगे तो वो स्प्रेड कर रही है, लेकिन इट मे रिमेन्स एज अ ड्रॉप इन या ऑन हॉट वाटर। गर्म पानी पे डालेंगे तो वो बूंद रहेगी। जब तेल ज्यादा हो जाता है बर्फ ऐसे लगा के निकाल लेते हैं। हाँ, जब तेल ज्यादा हो जाता है बर्फ ऐसे लगा के निकाल लेते हैं। वो थोड़ी सी स्टोरी अलग है, उसके अंदर कंडेंसेशन वाला पार्ट है, सरफेस टेंशन वाला नहीं है। लेकिन यहां हम क्या बात करें, अगर ऑयल ड्रॉप है, ठंडे पानी पे डालेंगे तो पूरे पे फैल जाएगी, गर्म पानी पे वो ड्रॉप के रहेगी। रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। अगर सरफेस टेंशन ऑयल की कम है, किससे? वाटर से, कोल्ड वाटर से, तो फिर जो कोल्ड वाटर की सरफेस टेंशन है उसे खींच देगी और वो पूरे पे स्प्रेड हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही हॉट वाटर हुआ, हॉट वाटर होने से क्या हुआ, अब जो वाटर है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो गई हैं, हमने एनर्जी दे दी है ना, तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया। सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया तो ऑयल का ज्यादा हो गया। अब ऑयल कोशिश कर रहा है पानी को खींचने की, वॉल्यूम कम है तो खींच तो नहीं पाएगा, लेकिन खुद में अपने आप वो स्फीयर बन के रह जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आई है? मतलब वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। क्लियर है? वॉल्यूम क्या हुआ, रिस्पेक्टिव वॉल्यूम वाला केस ले लिया अब तुमने। मैंने क्या बोला, बाल्टी भरी हुई पानी के अंदर तेल की बूंदे, अब तुम रिवर्स केस कर लोगे तो चीजें बदल जाएंगे ना, इसलिए मैंने बोला था पानी को खींचना चाहता है ऑयल, लेकिन पानी ज्यादा है तो खींच नहीं पाएगा, इसलिए खुद में वो स्फीयर बन जाएगा। क्लियर बात है ये? किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? हाँ जी, जो थ्रेड का एग्जांपल लिया है जैसे, ठीक है। तो वो मतलब वो क्या है, वो फोर्स मतलब वो फोर्स है उस डायरेक्शन में मतलब? हाँ, फोर्स हर डायरेक्शन में लग रही है उस पर। तो थ्रेड का तो एग्जांपल हमने ये समझाने के लिए लिया है। हम एक काम कर सकते हैं, थ्रेड वाला एग्जांपल तो हम यहाँ प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। करवा दो सर, बहुत बढ़िया, कर लेते हैं। सरफेस फिल्म बना लेते हैं, साबुन घोलते हैं बहुत सारे पानी के अंदर या शैम्पू घोलते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, जैसे बलून नहीं बनाते, एक गोल स्फीयर बनाते हैं, मतलब रिंग बनाते हैं सिंपल। रिंग को पानी में डिप करेंगे उसमें, तो हमें पता है वहां सरफेस फिल्म आ जाएगी, उसके ऊपर टेढ़ा मेढ़ा करके धागा छोड़ देते हैं, तुम देखना वो धागा सीधा हो जाएगा। यस सर। अरे मुबारक, भाई साहब ने सभी कुछ कर रखा है। एक्साइटमेंट का आंखें बड़ी हो गई, जैसे हो गया था, है ना सब, इसने लेकिन करके सब कुछ देखा। बाथरूम से 1.5-2 घंटे में निकलता होगा ये लड़का। अरे कुछ गलत हरकत नहीं, मतलब देख पानी में तेल डाल के देख रहा है, साबुन के गुब्बारे फुला रहा है, उसके ऊपर फिर धागा भी छोड़ के देख रहा है, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहा है लाइफ को। अच्छा है, ठीक है। मेरे को वो वाला याद आ गया, कौन सा? ऐसे बनाते हैं, हाँ, सर्कुलर रिंग, अगर धागे की छोड़ते हो सर्कल बना लेगी, है ना, तो मतलब एक धागा छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल सीधा होगा, टेढ़ा मेढ़ा छोड़ेंगे। तो ये हम करके देख सकते हैं, कोई बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं, आराम से कर लेंगे अभी चाहिए तो। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? इसके बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और सरफेस एनर्जी को समझेंगे। कोशिश करेंगे कि सरफेस एनर्जी को समझने के लिए जो ये चीज है ना, इसको हम नेक्स्ट टाइम में डिजाइन करके लाएंगे और यहाँ प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखेंगे चीजों को, जो आज तुमने बात करी है उनको भी और सरफेस एनर्जी वाले को भी। ठीक है, डन।